गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। जो आज हमारा ये लेक्चर रहेगा दैट इज स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी। आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी की जो पोस्ट निकली हुई है नोटिफिकेशन, 3 फेज में पेपर होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इज प्रीलिमिनरी, phase 2 is mains and phase 3 is the interview sessions। अभिपीडिया आपको आरबीआई ग्रेड बी का पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पूरा लिंक मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने 7 डेज का, एक वीक का फ्री प्रोग्राम रखा हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस कोर्स के डिटेल्ड कंटेंट्स देखना चाहते हैं, क्या टॉपिक्स कवर कराएंगे, क्या हमारा मोडस ऑपरेंडी होगा, वो आपको सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, वो 7 दिन की ट्रायल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री है, उसमें मिल जाएगा। आप उन फ्री क्लासेस को देख सकते हैं, माइंड सेटअप कर सकते हैं कि हमें इस पेड प्रोग्राम को फर्दर सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको फोर्सफुली ये कह रहे हैं कि पहले आप हमारा प्रोग्राम लें और बाद में आप सोच रहे हैं कि ये इस प्रोग्राम में तो ये कमी है, इसमें तो ये टॉपिक नहीं कवर किया हुआ, इसमें एमसीक्यूज कम है या टेस्ट सीरीज नहीं है। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे उन 1 वीक 7 डेज के प्रोग्राम को चेक करिए, उसके डिटेल्ड कंटेंट्स को देखिए, टॉपिक्स को देखिए, फाइनेंस के किस टॉपिक पर क्या क्या हमने दिया है, क्या प्रोवाइड किया है, क्या क्या देंगे, वो आपको सारा एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। देन यू कैन डिसाइड कि मुझे अपनी प्रेपरेशन के लिए अभिपीडिया का ये प्लेटफॉर्म यूजफुल रहेगा। सो आई होप आप जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे उस 7 डेज के प्रोग्राम को प्रॉपरली वॉच करेंगे, उसको समझेंगे, उसके टॉपिक्स को प्रॉपरली मैच करेंगे सिलेबस के साथ, देखेंगे कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है आरबीआई ग्रेड बी मेंस के पेपर को क्लियर करने के लिए। एंड आवर टीम कॉन्टिन्यूसली सिलेबस को सामने रख के, ओल्ड पैटर्न्स को सामने रख के, फ्यूचर ट्रेंड को सामने रख के अपने मटेरियल को, अपने पीडीएफ, हमारे पीडीएफ्स, मटेरियल्स, पीपीटीज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज अकॉर्डिंगली फ्रेम किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपिक देखा और उसके बारे में थोड़ा सा हमने टॉपिक को कवर कर दिया, लेकिन एग्जाम के अंदर आरबीआई के सर्कुलर्स, आरबीआई की नोटिफिकेशंस, आरबीआई की वेबसाइट से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए जाते हैं और अभिपीडिया अपना सारा मटेरियल इन पैरामीटर्स को सामने रख के ही फ्रेम करता है। टाइम टू टाइम आरबीआई के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वेबसाइट्स, ये सारा कुछ चेक करने के बाद ही मटेरियल डेवलप किया जाता है और उसे भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। बैकअप के लिए आपको यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, स्टडी नोट्स दिए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स दोनों दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज ये नहीं कि कहीं से उठाए, कट कॉपी पेस्ट किया और आपको पकड़ा दिया। नो, लेटेस्ट सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ये सब कुछ ध्यान में रखने के बाद फिर हमारा मटेरियल डेवलप किया जाता है बेटा। तो आप सब पहले उस 7 डेज के प्रोग्राम को चेक करिए और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी के बारे में, वैसे तो यहां मेरे से पहले भी निहारिका मैडम ने और सब ने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कशंस की है, लेकिन चलो एक ओवरव्यू, कई बार कोई चीज नहीं पता लग जाती है। जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 फेज में होगा। फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 मेन एग्जाम, फेज 3
साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इंटरव्यूज, जो फेज 1 और फेज 2 को क्लियर करेगा उसके बाद ही वो इंटरव्यू फेज 3 में एंटर करेगा। फेज 1 सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, लेकिन जो मेन आपका कंपटीशन है दैट इज इन फेज 2 मेन एग्जाम। वहां हमें स्ट्रेस करना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव दोनों चीजें आ रही है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर आरबीआई लेता है। आपको लिखना भी पड़ेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स इन केस ऑफ बैंक्स क्या है, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस पर आप कैसे प्रोविजन बनाते हैं, कितना रेट है प्रोविजन का, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस एसेट पर क्या प्रोविजनिंग है, सीआरआर के बारे में पूछ सकते हैं, एसएलआर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ credit control, how RBI create credit, how RBI control credit, what are the different methods to control money supply, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको सीधा ही किसी बुक से मिल जाएंगे और आप वहां से याद करके वहां लिख देंगे एग्जाम्स के अंदर, करंट पूछेंगे बिल्कुल। तो ये जो बेसिक बैंकिंग की नॉलेज है, ये जब तक आपको नहीं है तब तक आप ना तो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्क्रिप्टिव को प्रॉपरली नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, हाउ द क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय आरबीआई, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमिटी रिगार्डिंग मैक्सिमम परमिसिबल बैंक लोन्स, कैसे आप देंगे, हाउ मच वर्किंग कैपिटल लोन अ बैंक कैन प्रोवाइड, व्हाट आर द केवाईसी नॉर्म्स ऑफ बैंक्स, व्हाट आर द नोटिफिकेशंस ऑफ आरबीआई रिगार्डिंग केवाईसी नॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग आरबीआई की क्या पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रिस्क मैनेजमेंट के बेसल्स नॉर्म्स के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है। बेसल नॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसल नॉर्म थ्योरेटिकली भी पूछे जाएंगे आपसे। बेसल्स रिकमेंडेशंस जो हैं जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, फॉर एग्जांपल एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में बेसल्स के नॉर्म्स हैं, एनपीए गाइडलाइंस के रिगार्डिंग बेसल्स के नॉर्म्स हैं, इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग बेसल्स के नॉर्म्स हैं। तो ये सारे नॉर्म्स जब तक हमें थॉरोली नहीं पता, हम ना तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्क्रिप्टिव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? आपको सबको पता है कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस यूनिट। हर बिजनेस यूनिट में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एक सक्सेसफुल बिजनेस का। उस फाइनेंस को हम स्टडी कैसे करना है, क्या पढ़ना है उसमें। आरबीआई ने जो अपना सिलेबस का कंटेंट दिया है उसमें कोर फाइनेंस नहीं डाला, लेकिन करंट फाइनेंस डाल दिया। मैं भी आपको डिटेल कंटेंट दिखाता हूं उसको कैसे पढ़ना है, उसमें किन चीजों को। ये फाइनेंस नहीं पूछेगा आपसे कि फॉर्मूला बेस्ड सीधा कैलकुलेशन करें, वो केस स्टडी बेस्ड डाल देगा क्वेश्चंस। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क पर क्वेश्चन डाल देगा, लिक्विडिटी रिस्क पर क्वेश्चन डाल देगा, बास्केट्स पर क्वेश्चन डाल देगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर क्वेश्चन डाल देगा, सीएपीएम मॉडल डाल देगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, मार्कोविच लिंटनर मॉडल डाल देगा। किस बुक से आप पढ़ेंगे? कोई बुक इस चीज को कवर ही नहीं करती, लेकिन सिलेबस में सारा प्रिस्क्राइब्ड है। देखें आप, जो फेज 1 है मैंने इस पर स्ट्रेस नहीं करना। इंग्लिश एग्जाम आपका होगा, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, उसके बाद नॉर्मल एक इंग्लिश का और भी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है। ये हमारा फेज 1 है जिसे आपने क्वालिफाई करना है 200 मार्क्स का। फेज 2 है जो हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50% इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड 50% इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इसमें फर्स्ट पेपर होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, सेकंड पेपर होगा इंग्लिश, और जो थर्ड पेपर होगा दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। हर पेपर 100 मार्क्स का है, आपको पता ही है। 50% इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में ऑब्जेक्टिव होंगे और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। आई
पर्सनली फील कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 15-15 के हो सकते हैं और 2 10 के हो सकते हैं। 15-15 के 30 हो गए और 2 10 के हो गए, 2 10-10 के हो गए, 20 नंबर ये हो गया, 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। बाकी एमसीक्यूज बेस्ड है। जो इंग्लिश होगा सारा डिस्क्रिप्टिव होगा। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव है वो 30 मार्क्स का है और जो डिस्क्रिप्टिव है वो 90 मार्क्स का, मतलब 120 मिनट्स, मार्क्स नहीं सॉरी मिनट्स का है, तो 120 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के लिए देखो आपको कितना टाइम दिया, 90 मिनट्स। 100 मार्क्स का पेपर है टोटल। इसमें फाइनेंस के भी और मैनेजमेंट के भी दोनों क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फाइनेंस के नहीं है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैं यहां स्पेसिफिकली आपके साथ फाइनेंस की स्ट्रेटेजीज और फाइनेंस क्या है, क्यों है, कैसे पढ़ा जाएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने के लिए आ जाया। जो कंटेंट का फर्स्ट पार्ट है दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम्स। इसमें आपको सबको पता है कि इंडिया का जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है दैट कंटेन्स, जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है दैट कंटेन्स फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ये सारे कुछ मिला के इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट फर्दर, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बैंकर्स टू द इशू, दीज आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो कि हाउस होल्ड सेवर का पैसा बिजनेस एंटिटी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आपको सबको पता है कि हम सारे सेव करने वाले लोग हैं, हम हाउस होल्ड लोग हैं जो पैसा सेव करते हैं, और इस पैसे को पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, बिजनेस यूनिट तक कैसे पहुंचेगा, वो कौन बीच में ब्रिज गैप कौन पूरा करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज करते हैं। अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बैंकर्स टू द इशू। तो ये भी हमने सारा स्टडी करना है। तो ये स्टडी करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबके रोल्स क्या हैं, आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है इनके रिगार्डिंग। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिम बैंक्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग, नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमईज के रिगार्डिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक्स हाउसिंग एंड अर्बनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी तो एसेंशियल पार्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। अब आप बताइए, जब तक हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता, वाई फाइनेंस, जब तक हमें ये नहीं पता, तो हम नॉर्मल फाइनेंस पढ़ के, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ के क्या करेंगे? वो तो पता ही है हमें कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है। हम यहां बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आपका सिलेबस नहीं है, यहां सिलेबस है फाइनेंस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम। किसी कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम क्या रन कर रहा है वो पढ़ाया जा रहा है। इट इज नॉट अ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं बिजनेस के फाइनेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि वो भी तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है, बिकॉज एंटिटीज आर ऑल्सो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। लेकिन वो फाइनेंस नहीं है यहां जो आप सोच रहे हैं। यहां इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वाला फाइनेंस है,
इकोनॉमी के अंदर जो फाइनेंस रन कर रहा है, जिसे आरबीआई सेबी जैसे रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं, उस फाइनेंस की बात कर रहा है ये वो फंड फ्लो कैश फ्लो वाला फाइनेंस की बात नहीं कर रहा। यहां आरबीआई ने इकोनॉमी के फाइनेंस को ज्यादा स्ट्रेस किया गया है। और जब किसी इंप्लॉय को जो आरबीआई में काम करेगा, जब तक इस फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, क्या पॉलिसीज बनाएगा, क्या एनालिसिस करेगा? उसको बिजनेस फाइनेंस क्या करना है? उसने किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर थोड़ा बनना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड फाइनेंशियल मैनेजर इन आरबीआई। फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद arrangement of funds and optimum utilization of the same for maximizing the profit of that particular organization, whereas the financial manager in RBI has a different role. The financial manager in an RBI has to frame certain policies. Certain guidelines have to be framed so that the economy's Indian financial system, पूरे country का, India का economic system, financial system regulate रहे, money supply regulate रहे, इंटरेस्ट रेट रेगुलेटेड रहे, बैंक्स रेगुलेटेड रहे। मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है? क्योंकि मनी सप्लाई के बेसिस के ऊपर ही इंटरेस्ट रेट प्लस माइनस इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होती है। तो जब तक उसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का नहीं पता, उसे पता नहीं कि कैसे क्रेडिट कंट्रोल करना है, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना बेटा। तो दिस इज फाइनेंस। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? Because all the policies of RBI depends upon the financial knowledge of Indian financial systems. The policies, the guidelines, the framework of RBI, the economic system of the country, how one thing affect the other thing. If I change CRR, what will be the effect on the money supply and what will be the effect on the inflation? If I change SLR, statutory liquidity ratio, if I change repo rates, if I change reverse repo rate, what will be the effect? ये वाला फाइनेंस चाहिए हमें, जो इंडिया की मार्केट को रेगुलेट करेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उनके रिगार्डिंग हमने कौन सा इशू करना है, लेकिन आरबीआई भी इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट लाइक ट्रेजर बिल्स। जब तक इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आरबीआई में जॉब कर रहा हूं तो मुझे ट्रेजर बिल नहीं पता, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं पता, कमर्शियल पेपर्स नहीं पता, कॉल मनी मार्केट नहीं पता, तो मैं कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्नमेंट के बिहाफ पर ट्रेजर बिल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करूंगा भाई? आरबीआई मनी मार्केट रेगुलेटर है, or RBI is also bankers to the bank, and RBI is also the bank of the government, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये। तो कल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, दे वांट टू इशू द ट्रेजर बिल्स टू द पब्लिक, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इशू द ट्रेजर बिल, तो आरबीआई तो बताएगा भाई कैसे इशू करने हैं, कब इशू करने हैं। तो हमें जब ट्रेजर बिल के बारे में पता होगा तभी हम उस जॉब के लिए कैपेबल होंगे। तो क्या पढ़ना है? व्हाट फाइनेंस, व्हाई फाइनेंस, व्हाट फाइनेंस, हाउ फाइनेंस, कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है। व्हेन आई नो ईच एंड एवरी कैलकुलेशन ऑफ दिस ट्रेजर बिल्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव मार्केट्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज ऑल्सो टू hedge, to control the risk, and various instruments of risk control are like hedging instruments, are like options, swaps। तो इनकी कैलकुलेशन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में नहीं पता तो मैं क्या रिस्क कंट्रोल करूंगा भाई? जब मैं आरबीआई के अंदर चला भी जाऊंगा तो मैं कैसे रिस्क को कंट्रोल करूंगा? तो किस तरह का फाइनेंस पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये फाइनेंस है। नॉर्मल बिजनेस फाइनेंस नहीं है बेटा। आपको हमने आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस पढ़ना है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यही हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कॉल मनी मार्केट,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजर बिल्स। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रेगुलेटर, आपको पता ही है कौन रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी है, मनी मार्केट रेगुलेटर आरबीआई है। उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फ्रेम करता है आरबीआई, उसमें क्या क्या पॉइंट्स को टच करता है। बजट में जितनी चेंजेस आती है वो आरबीआई की कंसल्टेशन से ही आती हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रेगुलेटर्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यही मैंने पढ़ाना है आपको। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, बिजनेस फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में वहां पूछ लिया आपसे शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या है, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, आरआरबीज क्या होते हैं, पता ही नहीं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं और बैंक्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। हमें तो ये पता है बैंक है जी, कमर्शियल बैंक है, लेकिन भाई कमर्शियल बैंक में भी कैटेगराइजेशन है। शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, आरआरबीज, रूरल रीजनल बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या है, ये सब बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है भाई। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। देन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स। अब मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इन्होंने अलग से टॉपिक बना दिया, जिसके अंदर कैपिटल मार्केट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स, ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड, इक्विटी, इनके फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। एक इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टिबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कितने सारे फीचर हो गए, क्यूमुलेटिव भी है, कन्वर्टिबल भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, जो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में कौन सी कैपिटल चलती है, ये आपको बिजनेस फाइनेंस में नहीं पढ़ा हुआ। आप सोचे ग्रेजुएशन की बुक उठाएंगे बिजनेस फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, और उसमें से सारा फाइनेंस पढ़ देंगे, नहीं, वो फाइनेंस नहीं चलता, वहां तो एक वर्ड भी नहीं है। CAR रेशियो क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इंस्ट्रूमेंट्स जब तक हमें नहीं पता तो हम कैसे ये CAR कैलकुलेट करेंगे, हाउ। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ये सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कई सारे फीचर्स हैं, उसको हम रीसेंट डेवलपमेंट कहते हैं। देन वी हैव जनरल टॉपिक्स आल्सो, रिस्क मैनेजमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड स्वैप, मैंने डेरिवेटिव मार्केट आपसे पहली बात किया। चेंजिंग लैंडस्केप, कैसे आजकल बैंकिंग सेक्टर चेंज हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत चेंजेस आ गई, KYC नॉर्म्स आ गए, बैंक इंश्योरेंस आ गई, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सब चेंजिंग लैंडस्केप, बैंकिंग सेक्टर पूरा चेंज हो गया। इंश्योरेंस भी कर रहा है आजकल बैंक, मार्केटिंग भी कर रहा है बैंक, सिर्फ बैंकिंग, कोर बैंकिंग नहीं करता, प्लास्टिक मनी भी आ गया, NEFT, RTGS जैसे, पॉइंट ऑफ सेल जैसे मेथड्स आ गए। तो इनका जो लेटेस्ट जो चेंजेस आ रही हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उनको फाइनेंशियल सेक्टर में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल्स, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, मार्कोविच मॉडल, एफिशिएंट पोर्टफोलियो, कहां पढ़े जाएंगे बीकॉम में, कहीं नहीं।
किस फाइनेंस की किताब में पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल की? कोई नहीं है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, बीटा पूछ लेते हैं क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, मार्केट लाइन क्या है, सिक्योरिटी लाइन क्या है, ये सब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ईआईसी एनालिसिस क्या है, इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, सब चाहिए हमें। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के ऊपर चल रही है। दे आर ट्राइंग टू डिसइन्वेस्ट हैवी प्रोजेक्ट्स जिसमें कैपिटल आउटले बहुत है लेकिन रिटर्न नहीं है। या तो उसे प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेते हैं, या उसे डिसइन्वेस्ट कर देते हैं। उसकी पॉलिसीज क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मासिस को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग के साथ जोड़ने के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, कैसे, हाउ वी यूज द टेक्नोलॉजी टू ज्वाइन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द बैंकिंग सेक्टर। प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना एक एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस? तो ये कोर फाइनेंसिंग वाला बिजनेस फाइनेंस नहीं है, सेपरेट टाइप ऑफ फाइनेंस है। पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्राउड फंडिंग। तो ये सब ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हम पढ़ेंगे। हाउ वी कैन अरेंज द फाइनेंस, व्हाट आर द डिफरेंट एंजल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, and one of the most important topic is corporate governance. Kumar Mangalam committee has given certain guidelines on the corporate governance. Clause 49 of the listing agreement, it is recommended corporate good ethical practices in companies, corporates, वो banking में कैसे implement होंगी। E-governance, corporate governance, दोनों बहुत important है। corporate governance, Kumar Mangalam committee has given certain recommendation, good ethical practices regarding corporates in banking sector and other companies. And e-governance, how banks, how government makes a arrangement for redressal of the disputes and prevention of the fraudulent activities in the banking sector. Like banking ombudsman is one of the authority. Preventive corrective actions, PCM, PCA, that is one of the another method of the RBI to regulate, to stop the corruption, to prevent the corruption. Then we have union budget also, जो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल यूनियन बजट अनाउंस करता है, जिसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस और उनमें जो चेंजेस आती हैं, इनकम टैक्स 1961, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिगार्डिंग जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, उनके स्लैब्स, उनके टैक्स रेट, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ई पेमेंट ऑफ टैक्स। तो रेवेन्यू के सोर्स हैं जीएसटी एंड स्पेशल रेफरेंस टू 13 फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी। फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले उसका नाम फाइनेंस कमीशन था, अब उसका नाम नीति आयोग 2015 में चेंज हो गया। फाइनेंस की पॉलिसीज और एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट एंड मैनेजमेंट एक्ट है, FRBM एक्ट बोलते हैं हम इसे, whose basic objective is to control the deficit financing in India and to check whether the government has sufficient funds to raise to run a country. Then we have inflation, wholesale price index, consumer price index, इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, हाउ वी एस्टिमेट द इन्फ्लेशन, ये सब हमारे कंटेंट्स का पार्ट है। सम एडिशनल टॉपिक्स विच आर नॉट डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द सिलेबस बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज these are also relating to the financial sector of the economy and especially in India, like ratio analysis, because when banks grant loan,
सर्टन गाइडलाइंस आर देयर। अब आप सोच रहे होगे कि ये बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक तो यहाँ क्यों आ गया, रेशियो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, वो तो हम कंपनीज में कैलकुलेट करते हैं, बैंक में क्यों? बैंक्स ने लोन प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट को, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ग्रांटिंग द लोन इज टू चेक द रेशियोज ऑफ द क्लाइंट्स, to check the to satisfy to ensure the credit worthiness, profitability and liquidity of the client while granting the loan. Current ratios, quick ratios, ROI return on investment, ROCE return on capital employed, debt service coverage ratio, interest coverage ratio, stock turnover ratio, debtors turnover ratio. These are certain ratios which are very, very important from bank's point of view, because bank has to make certain analysis while granting the loan of the client, and while making the analysis, ratio is one of the most important tool. तो जब तक हमें ratios की calculation नहीं पता होगी, हम उसके एज एन RBI ऑफिशियल हाउ आई डिफाइन द पैरामीटर की बैंक ने डेट इक्विटी रेशो 2 टाइम्स चेक करनी है, या करंट रेशो 1.33:1 चेक करनी है। जब मुझे पता ही नहीं करंट रेशो क्या है, तो मैं उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस बनाऊंगा बैंक्स के लिए? अब बैंक्स कहते हैं, RBI से पूछते हैं जी अगर किसी कस्टमर की CR करंट रेशो कितनी होनी चाहिए ताकि हम उसको लोन ग्रांट कर दें। मैं एज एन RBI क्या आंसर दूंगा जब मुझे यही नहीं पता करंट रेशो होती क्या? देन वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वही सेम काम। बैंक जब लोन ग्रांट करेंगे तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे अपने क्लाइंट की, तभी बैलेंस शीट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का, P&L एप्रोप्रिएशंस का, ट्रेडिंग अकाउंट का, GST रिटर्न्स का, तभी तो वो सर्टिफाई होगा वेदर अ क्लाइंट इज एबल टू पे द लोन विच ही हैज टेकन। देन वी हैव सर्टन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्यों हमें पढ़ाना पड़ता है? एनुटीज, इसके अंदर डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज करेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन वगैरह करेंगे, तो वहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमें एक एक पता होना चाहिए। देन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में इक्विटी शेयर वैल्यूएशंस, प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशंस, इन पोर्टफोलियो थ्योरी जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, मार्कोविच मॉडल, लिंटनर मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एफिशिएंट पोर्टफोलियो, यही कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी है। तो ये हमारे डिटेल्ड कंटेंट थे। सजेस्टेड रीडिंग्स हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, अभी पीडिया के स्टडी नोट, लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड MCQs। इकोनॉमिक सर्वे से आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने पहले उसमें से मटेरियल बना रखा है, बजट से बना रखा है। RBI के एनुअल रिपोर्ट्स में से हमने क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, क्या पूछा जा सकता है। बैंकिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं RBI की। कैपिटल मार्केट एंड बिजनेस इंडिया मैगजीन जैसी मैगजीन से भी हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। RBI की वेबसाइट पर मास्टर सर्कुलर्स, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वेबसाइट्स को चेक कर सके, लेकिन हमारी टीम चेक करती रहती है। नोटिफिकेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ हमारे इसके अंदर पहले से ही फ्रेम्ड है। तो ये फाइनेंस है। So I have already explained you there is a difference between the business finance and this type of Indian financial system. And in our syllabus there is an Indian financial system, not a business finance. ठीक है, कहीं कहीं टच होगा, लेकिन कोर फाइनेंसिंग नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई है, और आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसमें 7 डेज का फ्री ट्रायल क्लास चेक करें, जिससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाएंगे। डिटेल्ड कंटेंट्स पता लग जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं और इनका बेनिफिट भी होगा, प्रोवाइडेड कि आप अपनी कोचिंग, अपनी प्रेपरेशन में सीरियस रहें, और जिस तरह का फाइनेंस पूछा है अपने फील्ड से डाइवर्ट ना हो बेटे। आप करने लग जाओगे फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। फाइनेंस के तो यही टॉपिक्स होते हैं, हमने कंपनी फाइनेंस नहीं पढ़ना।
मुझे नहीं पढ़ाना कंपनी फाइनेंस। कंपनी फाइनेंस तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, राइट। थैंक यू। होपिंग कि आप इन सारे टॉपिक्स को, कंटेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।